सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल हमने स्टार्ट कर लिया था। 1 मिनट का इसका रिकैप लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं स्पीडली। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए। स्टिल अगर आप चाहें तो आप अपने रजिस्टर में भी मेन की पॉइंट्स लिख सकते हैं रफ में, एंड बाद में उसको फेयर आउट कर सकते हैं सिंपल। तो क्या होता है बेटा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? जहां कुछ मेंबर्स मिलकर वर्क करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल हेल्प, मेंबर्स की हेल्प करना। मेंबर्स मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात सेकंड पैराग्राफ में लिखी है। क्या है वो बात बच्चों? कि सर मिनिमम टू मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सर 100%। पैसा कहां से आता है? बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल। और ये कैपिटल जो शेयर्स है हम ऑर्डिनरी पब्लिक को नहीं बेचते, ऑर्डिनरी पब्लिक को नहीं देते। सर फिर भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? अब अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आप 15 मेंबर्स, 20 मेंबर्स, 30 मेंबर्स स्टार्ट करना चाहते हैं मिलकर, तो पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपने पैसा लगाया इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट करेंगे ना, कि हमें कुछ एविडेंस मिले जिससे प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई हमने भी पैसा लगाया है। जैसे स्कूल में आपने स्टडी किया, ईयर के एंड में अगर स्कूल आपको बोले कि आप पास हो, बट मे बी आपके पेरेंट्स क्या डिमांड करें, क्या एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट एक मार्कशीट डॉक्यूमेंट तो चाहिए हमें, सो दैट वी कैन कम टू नो कि हाँ सीरियसली वैलिड हम कह सकते हैं कि बच्चे ने स्कूल से 11th क्लास पास की है। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक मेंबर ने अगर संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया, तो उसको बदले में हम क्या देंगे? शेयर सर्टिफिकेट। तो हमने कॉमन टूल यूज किया। क्या है वो कॉमन टूल? कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पैसा लगाएगा तो हम उसको शेयर सर्टिफिकेट देंगे। सिंपल, खत्म। एंड एज वेल एज अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। वो तो कोई भी ले सकता है लोन बेटा, डेफिनेशन आप रीड आउट कर सकते हैं। कल हमने इसके आगे इसके फीचर्स पढ़ लिए थे। वॉलंटरी एसोसिएशन है, एनीबडी जो भी आना चाहे आप मेंबर बन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, राइट। देन सेकंड था लीगल स्टेटस, इसका कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लायबिलिटी लिमिटेड है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। कंट्रोल किसके पास रहता है? सर वैसे कंट्रोल सभी मेंबर्स एक प्रकार से मालिक की तरह, बट फिर भी एक मैनेजिंग कमेटी होती है जिसमें कुछ हेड होते हैं, वही पूरा सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सर्विस मोटिव, ये हम ऑलरेडी कल रीड आउट कर चुके हैं बेटा, आज शॉर्ट रिकैप फिर से दे रहा हूं मैं आपको। सर्विस मोटिव डेफिनेटली इन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट, मेन टारगेट सर्विस प्रोवाइड करना है। और उसके लिए क्या करते हैं ये? सर इनका कई जगह से एक्सपेंसेस बचता भी है। कैसे बचता है एक्सपेंसेस बताइए? सर ये एडवर्टीजमेंट ऑल पे इतना स्पेंड नहीं करते अपने पैसे, ये डायरेक्टली कंपनी से गुड्स प्रोड्यूस करते लेते हैं और अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या होता है? प्रॉफिट बच जाता है। वो प्रोडक्ट जो मार्केट घूमते घूमते घूमते, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में घूमते घूमते आप कस्टमर तक पहुंचता है, उसके प्राइसिंग क्या हो जाते हैं? डेफिनेटली इंक्रीज। और ये चीज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। तो पैसा बचता है, वो प्रॉफिट है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बेटा। ये इक्वल वोटिंग राइट्स, भले आपके पास 1000 शेयर्स है, भले आपके पास 1 शेयर है, भले 200 शेयर्स है, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। 1 मैन 1 वोट, सिंपल सी बात। 1 मेंबर 1 वोट, सिंपल। ठीक है बच्चों, ये हम ऑलरेडी कल रीड आउट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। मेरिट्स भी हमने आई थिंक रीड आउट कर लिया था। इक्वालिटी रहता है वोटिंग स्टेटस में। लिमिटेड लायबिलिटी है, आपकी पर्सनल एसेट को हम नहीं ले सकते। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आ जाए तो एट द टाइम ऑफ लॉसेस, लिखा है सेकंड पॉइंट की सेकंड लाइन में, एट द टाइम ऑफ लॉसेस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। सिंपल। स्टेबल एग्जिस्टेंस, किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए एक मेंबर, डजंट मैटर, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। जिस प्रकार एक स्कूल भी चलता रहेगा, भले एक टीचर रहे ना रहे, नए टीचर आ जाएंगे, डजंट मैटर, स्कूल चलेगा डेफिनेटली, राइट बेटा। इन द सेम मैनर नेक्स्ट पॉइंट इसी टाइप से लिखा है, स्टेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसके बाद क्या दिख रहा है? इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग में वो बात आती है, आप चेक कीजिए कि ये क्या करते हैं लोग। द ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, इज क्वाइट इकोनॉमिकल। सर ऐसा क्यों है? इकोनॉमिकल फंक्शनिंग क्यों है? क्योंकि सर इनको एडवर्टीजमेंट और पे ज्यादा पैसा लगाना ही नहीं है। अभी अभी मैंने यही चीज आपको एक्सप्लेन की है। ये तो डायरेक्टली क्या करते हैं? मिडिलमैन को एलिमिनेट करते हैं। कोशिश क्या रहती है? डायरेक्टली कंपनी से गुड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। और जब वो कंपनी से ले रहे हैं
तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेंगे। तो एक ये बात भी सही है। फोर्थ लाइन में जो लिखा है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक। क्यों मेंटेन करे सर? सिंपल, जब लगेगा रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरर से, कंपनी से डायरेक्टली परचेज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, स्टॉक पड़े पड़े खराब भी नहीं होगा। नहीं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ऑब्सोलेट, अकाउंट्स में भी आपको 12th में दिख सकता है कि स्टॉक पड़े पड़े ऑब्सोलेट हो गया, खराब हो गया, सड़ गया, खराब हो गया। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगी। सेविंग होगी यहाँ पे। सर सेविंग कैसे होगी? लास्ट लाइन में लिखा है एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो पैसा बचेगा, प्राइसिंग कम हो जाएगा बच्चों, है ना। ऐसी संस्थाएं हैं अभी भी इंडिया में, बट कुछ कम है डेफिनेटली। ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया, सर्विस मोटिव है, आपको गवर्नमेंट से कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सब्सिडीज मिल सकती हैं, रिबेट्स मिल सकते हैं टैक्सेस में। सो इट इज गुड बेटा, राइट। इजी टू फॉर्म, कोई बहुत बड़ा रूल्स क्राइटेरिया नहीं है, आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराकर। मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, लिखा है इसमें देखिए, ओनली 10 एडल्ट मेंबर्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। अब वो रियल लाइफ में कॉमन है या नहीं है बेटा? देखिए एनजीओ अगर आपने सुना हो, कहते हैं एनजीओ का मेन वर्क सर्विस प्रोवाइड करना है, राइट बेटा। लेकिन बहुत सारे लोग एनजीओ इसलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले तो वो अच्छे से काम करेंगे पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट से जब बेनिफिट मिलने लगते हैं तो वो भी रियलिटी में आ जाते हैं, उस पैसे को डायरेक्टली वो पॉकेट में डालना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है एनजीओ को भी बेटा, लेकिन रियलिटी अब रियल लाइफ में कुछ और है। यहाँ पे भी वही बात है कि इजी टू हेल्प है और गवर्नमेंट सब्सिडीज हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प तो करता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है रियल में मिलता है जनता को, मेंबर्स को, या नहीं मिलता, इट डिपेंड्स ऑन द मेन मैनेजिंग कमेटी जो मेन कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म हमने अभी अभी रीड आउट किया है बेटा, बहुत इजीली आप बना सकते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू कंपनी। कंपनी बनाना है ना, कंपनी अगर आपको अपना रजिस्टर्ड कराना है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ओपन मेंबरशिप, एनीबॉडी कैन बिकम अ मेंबर, बन सकते हैं मेंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना इन्वेस्ट करें, डजंट मैटर, आपकी पॉकेट अलाउ जितना करती है उतने के आप शेयर खरीद लीजिए और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाइए। अच्छी अच्छी बातें तो हो गई बेटा। देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी अच्छा ही दे रहा है, क्या लिखा है दिख रहा है इसमें आपको, शॉर्ट में एनालिसिस सारे, equality in voting right, voting status, limited liability, stable existence, economical functioning, support from government, then support from government के बाद क्या दिख रहा है, easy to form, then open membership, anybody can become member, right students। एंड एज यूजुअल पॉजिटिव बातों के बाद नेगेटिव बातें भी करनी होती हैं, जरूरी है बेटा। लिमिटेड कैपिटल, अब देखिए अगर आपको और भी बड़े लेवल का अगर कुछ करना है तो फिर कोऑपरेटिव, देखिए स्टार्ट किया था सोल प्रोप्राइटर, हमने उसकी बात की कि उसमें भी लिमिटेड कैपिटल, उसमें भी हमने बात की थी लिमिटेड कैपिटल की। फिर रिमेंबर कि सर कैपिटल लिमिटेड होता है। फिर पार्टनरशिप में भी हमने बात की कि अगर बिजनेस का साइज इंक्रीज करना है तो फिर वहां पर भी कैपिटल लिमिटेड रहती है। और आज सेम सेम सिनेरियो हम किस में देख रहे हैं बच्चों, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपको बिजनेस का लेवल इंक्रीज करना है, लार्ज स्केल पर लेके जाना है, तो यहाँ पर भी रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं कई बार। तो कंपनी में नहीं होते, बस ये कहते हैं कि कंपनी एक अनलिमिटेड उसके साथ चल रहा है बेटा। कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शंस है ना, शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू भी पैसा ले सकते हैं। सोचिए, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। वो पूरी जर्नल, पूरा कंट्री कहीं से भी पैसा ले सकते हैं। एडवर्टीजमेंट करना है, आज रिलायंस कंपनी अपना शेयर इशू करती है, एक नया शेयर, लोग पैसा लगाएंगे, लोगों को पता है रिलायंस है, सिंपल सी बात है, राइट। लेकिन क्या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम कर सकती है? नहीं सर, ये केवल अपने मेंबर्स को ही शेयर इशू कर सकती हैं और किसी को नहीं कर सकती, राइट स्टूडेंट्स। तो लिमिटेड कैपिटल रहता है अगर आपका बिजनेस और हाई स्केल पर जाना हो, राइट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अब देखिए लिखा है इसके अंदर साफ साफ सेकंड लाइन में, जनरली ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ओनली। ये सारी एक्टिविटीज कौन कर रहे हैं? मेंबर्स। भाई एक संगठन बना दिया छोटा सा कि ठीक है भैया कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम वर्क कर रहे हैं, तो सारा काम मेंबर्स करते हैं कि भाई क्यों इधर उधर पैसे लगाएं। लिखा है लास्ट लाइन में बहुत अच्छी चीज एक, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल।
और अगर वो उनको पैसा देंगे, क्वालिफाइड पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन जिन्होंने पूरा डिग्री ले रखा है, एक्सपीरियंस भी है, तो बेटा फिर वो खुद क्या खाएंगे? आप जरा सोचिए, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी? ताकि सस्ते रेट में, कम रेट पर, सर्विस मोटिव के साथ मेंबर्स को सामान मिल जाए, प्रोडक्ट्स मिल जाए, सर्विसेज मिल जाए, और जो पैसा बचेगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर हम सब कुछ क्या करें, अगर हाई प्रोफेशनल रख लें, बहुत मतलब हाई प्रोफाइल के एम्प्लॉयज रख लें, तो सारा पैसा तो उनको देना पड़ जाएगा, फिर सर्विस मोटिव तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ना बेटा। सही है बात? ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। बात सही है, यहाँ पर सीक्रेट्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंबर्स हैं, एक भी मेंबर ने अगर इधर उधर लीक आउट कर दिया सीक्रेट, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। पार्टनरशिप में भी ये चीज देखी थी आपने, इफ यू रिमेंबर, वहां पर भी हो सकता है कि भैया एक पार्टनर ने कोई सीक्रेट लीक आउट कर दिया, तो कॉम्पिटिटर बाजी मार सकता है। स्टूडेंट्स, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। जब गवर्नमेंट हेल्प करती है ना स्टूडेंट्स, तो फिर वो ऐसी तैसी भी पूरी करती है, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगी फिर। ठीक है कि हाँ भाई, आपके क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, कितने आपने अकाउंट्स मेंटेन किए, ऑडिट कराओ। ऑडिट मतलब पूरा इंस्पेक्शन की क्या सब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कितना आपने पैसा कमाया। यानी कि कहीं ना कहीं एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, जो एक नेगेटिव पार्ट है किसका? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, जो आपस में इतने सारे मेंबर्स हैं तो प्रॉब्लम आनी आनी है। आप इसको फिफ्थ पॉइंट को थर्ड पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो, हालांकि थर्ड नहीं, सेकंड से भी कर सकते हो, कहीं से भी, आपस में सब मिले जुले। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट डायरेक्टली कह रहा है, हाई प्रोफाइल के पर्सन रख नहीं सकते तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। मैनेजमेंट अच्छा हो भी नहीं सकता, क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा। हम मेंबर्स ही आपस में, होता है ना, पंचायती करना, एक और वर्ड यूज करते हैं आप हिंदी में, लिखे ना, क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट्स अराइज अमंग द मैनेजिंग कमेटी एंड मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग क्या सोचेंगे, भैया सब मेंबर्स हैं, जो कमेटी के मेन मेंबर्स हैं वो भी तो मेंबर ही हैं आखिर, कोई अलग से थोड़ी ना है। तो आपस में क्या चांसेस हो जाते हैं कई बार कॉन्फ्लिक्ट के। द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब हर एक मेंबर अपनी चलाने की कोशिश करेगा, तो ओपिनियन में डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। पार्टनरशिप में भी आपने ये पॉइंट देखा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पार्टनरशिप में। इसी के लिए क्या बनाते हैं वो? पार्टनरशिप डीड बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो ये सब एक एक पॉइंट लिखकर, एक एक कीवर्ड भी आपने लिख लिया, काम हो जाएगा पेपर में। सीरियसली, मेन चीज क्या है? पॉइंट्स याद करने हैं, पॉइंट्स याद करने हैं। और मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ स्पेशल करूं जिससे आपके पॉइंट्स आपको याद हो जाए। डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पीडली पढ़ते हैं। 6 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं भूल सकते, आपके पास अधिकार नहीं है बेटा। कभी भी हम आपसे पूछे बेटा कौन सी, कितने टाइप की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर सर 6 टाइप्स। सबसे पहला दिमाग में क्या रहना चाहिए कि भैया 6 के 6 दिमाग में याद रहे। नंबर 1 कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 2 प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 3 मार्केटिंग, नंबर 4 क्रेडिट सोसाइटी, नंबर 5 फार्मिंग सोसाइटी, एंड नंबर 6 हाउसिंग सोसाइटी। और ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये काफी ज्यादा यूज में आती है इंडिया में, काफी ज्यादा आपको इसमें वर्कआउट दिखेगा, और मे भी कम दिखे। नंबर 1 क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका क्या टारगेट है? सीधा सीधा 3 पॉइंट्स लिखे, आप चेक कर सकते हैं। टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है सर? ये अपने कंज्यूमर्स को, अपने मेंबर्स को सही टाइम पे, सस्ते रेट में, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करती है सर। खत्म। नंबर 1 स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स मींस व्हाट? जो भी आवश्यकता के सामान है सर, जरूरी चीजें हैं, वो स्मूथली, ऑन टाइम, विदाउट डिले, ऑन टाइम, व्हेनेवर देयर इज अ नीड, हम उनको सप्लाई कर देंगे। डिमांड और सप्लाई का बराबर तालमेल रखेंगे, इकोनॉमिक्स वाली बात आ रही है। नंबर 2 गुड्स रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि मिडलमैन को एलिमिनेट करो। मिडलमैन बोले तो होलसेलर, रिटेलर्स, हर एक इंसान अपना थोड़ा 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 मार्जिन लेता है, डायरेक्टली कंपनी से लेंगे। जैसे कि एक बात बताइए, एक प्रैक्टिकल, हालांकि ठीक है एग्जांपल काफी हद तक रिलेटेड है। अगर आपकी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आप बीका जी से 10 रुपीज का चिप्स का पैकेट डायरेक्टली बल्क में ले रहे हैं, मार्केट से तो आपको 10 का ही मिलेगा बेटा। होलसेलर के पास भी जाएंगे ना, रानी बाजार में आपको 1-2 होलसेलर मिलेंगे, ठीक है, वहां पर आपको 8 रुपीज का मिल जाएगा, 2 रुपए सस्ता। लेकिन अगर मेंबर्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें,
तो मे बी हमें 2000 पैकेट्स चाहिए थे। हाउ मच? 2000 पैकेट्स हमने कहा बीका जी के लेते हैं और डायरेक्टली बीका जी से डील करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोचिए आपने डायरेक्टली बीका जी से डील किया, बिलीव करेंगे आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट 5 या 6 रुपीज में बीका जी से डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा गुड्स। हाईएस्ट बता रहा हूं बेटा 5 या 6, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो सोचिए, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया ऑफ 2000 पैकेट्स ऑफ चिप्स बीका जी जिनका एमआरपी 10 रुपीज है, वो आपको डायरेक्टली कितने का मिल गया? 6 रुपीज का मिल गया ना बेटा। अब हो सकता है आप अपने मेंबर्स को 8 रुपीज में दें, तो मेंबर भी खुश, मेंबर को प्रोडक्ट सस्ते में मिल गया 2 रुपीज। ये मैं एक डमी एग्जांपल दे रहा हूं, फिर बोल रहा हूं अब रियल लाइफ में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किन किन चीजों में डील करती है वो डिपेंड करता है बेटा कि कहां पे क्या चल रहा है। काफी कम है, मैं ये भी कह रहा हूं कम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, आपको हाउसिंग में फिर भी दिख जाएंगे, फार्मिंग में फिर भी दिख जाएंगे 5th एंड 6th में, बाकी सब में हो सकता है कम दिखे। मार्केटिंग सोसाइटी हो सकता है बहुत ही कम दिखे बेटा, लेकिन क्या होता है बुक का काम है आपको सब चीजें एक्सप्लेन करना। रियल लाइफ में कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं और कुछ इतना एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2 में आइए, प्रोड्यूसर्स। अब ये इनका क्या काम है? दी वन which provide raw material। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं स्पीडली। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स who individually find it difficult to procure the inputs and get the machinery and latest technology। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है भाई? दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं who individually find it difficult to procure the inputs। so individually तो हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन मिलकर तो कर सकते हैं एज अ टीम। और इसमें भी हमने 2 टाइप्स बना दिए। नंबर 1, the one which provide raw material input machinery so that producer can concentrate on production। Number 2, the one which sells the goods produced by these producers। कितनी अच्छी बात है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक सेगमेंट क्या दिख रहा है आपको? जो गुड्स बनाने में लगा है, जो क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, मशीन्स प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है कि भैया ये लो बनाइए, प्रोडक्शन कीजिए। तो दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? उसको सेल करने में लग सकता है। खुद बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, ठीक है। और इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए बी पॉइंट के बाद क्या लिखा है? द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हमने मेंबर्स को कहा आप सेल कीजिए गुड्स, हम इन्हें बनाए हैं, हम ही बेच रहे हैं, जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उतना आपको प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर, ये भी चीज सही है, चलेगा, ये भी एक तरीका है भाई। एक बेनिफिट ये भी तो होगा कि खुद ही गुड सेल आउट कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का गुड सेल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कम प्राइस में कर सकते हैं, मेंबर्स को भी सबको सेटिस्फेक्शन होगा जो जो गुड्स परचेज करेगा। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं बेटा, ऐसा मत सोचिए आप इसको मे बी स्मॉल स्केल पे समझ रहे हो, मे बी मेंबर्स बहुत सारे हो, लार्ज में हो, ठीक है, तो सबको बेनिफिट आपस में बटेगा, अच्छी बात होगी। देखिए क्या लिखा है मेन ऑब्जेक्टिव नंबर 1, to ensure steady supply of raw material input at reasonable price। बेनिफिट है हमने खुद ही ने अपना गुड्स रॉ मटेरियल खुद ने परचेज किया, खुद ही बनाएंगे, वो भी लेटेस्ट मशीन के साथ। सेकंड पॉइंट में लिखा है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। थर्ड, स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन होगा और गुड्स मेंबर्स ही सेल करेंगे जो उन्होंने खुद ने बनाया, आपस में एक दूसरे को सेल करेंगे। एंड लास्ट, helping the producers to concentrate their attention on production of goods। हम हेल्प भी कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, सारी चीजें हम खुद ही दे रहे हैं कि भैया ये लीजिए रॉ मटेरियल, ये लीजिए मशीन, बनाइए प्रोडक्ट्स, सिंपल, खत्म। पापड़ उद्योग नहीं सुना आपने? बीकानेर में खूब चलता है पापड़ उद्योग बेटा, खुद ही खरीदते हैं रॉ मटेरियल, खुद ही बनाते हैं, मिलकर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है करते भी हैं ऐसे बहुत से लोग, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, खुद ही बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे आपस में, बेचो भले मार्केट में भी बेचो, प्रॉफिट होगा सबको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड देखिए क्या दिख रहा है आपको, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब इनका काम क्या है? थोड़ा सा मार्केटिंग से रिलेटेड है। एट द एंड प्रॉफिट तो होगा ही कहीं ना कहीं कुछ, और वो प्रॉफिट आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल producers who find it difficult to sell their products at profit। The output of all these small producers is brought together and sold at the best price। Such a society helps to improve the bargaining power and competitive position of its members।
It performs various marketing functions such as transportation, warehousing, packaging, grading, etc. The profit and the sale proceeds are distributed among the members according to their respective shares in the common sales pool. क्या है सर, थीम क्या है? अच्छे से एक्सप्लेन करो सर। ये लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर, इन सोसाइटी के अंदर मेंबर्स ने जो गुड्स बनाया है, आप ही की टीम ने जो गुड्स बनाया है, अब उससे बेचने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेंबर्स कुछ मेंबर्स क्या करेंगे? इट डिपेंड्स कि कितने मेंबर साथ में वर्क कर रहे हैं। हो सकता है ना मेंबर्स तो बहुत सारे हो, लेकिन 50 मेंबर्स ही लगे इस टास्क के अंदर कि चलिए हम मार्केटिंग करेंगे। हमारा मेन टास्क क्या है? हम मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में बेस्ट प्राइस पे सेल आउट कराएंगे, और जो भी गुड्स के फंक्शंस हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, स्टॉक वेयर हाउसिंग में कैसे रखेंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, उसके ऊपर ग्रेडिंग देनी पड़ती है प्रोडक्ट्स के ऊपर रियल लाइफ में, ये सब कैसे करेंगे। तो ये सारा काम कौन सी सोसाइटी में होगा बच्चों? सर मार्केटिंग सोसाइटी में होगा। सिंपल। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? नंबर 1, टू एंश्योर a steady and favorable market for the output of its members. ये मार्केट में ऐसा हाइप, ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। आपका प्रोडक्ट बिकेगा फिर मार्केट में, राइट? टू एंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, बेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करेंगे, ऐसा प्राइस जो कस्टमर लेगा तो अट्रैक्ट होगा, वो परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होगा, तो ऑफ कोर्स गुड्स सेल आउट होगा ज्यादा, प्रॉफिट भी होगा ज्यादा। टू प्रोवाइड, फैसिलिटेट मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग विच इंडिविजुअली कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय द मेंबर्स। क्या एक इंसान, क्या एक मेंबर ये सारे काम कर सकता है? नहीं सर। मार्केटिंग टीम ने क्या किया? ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा सर? प्रोडक्ट सेल होगा, चांसेस ज्यादा है सर। प्रोडक्ट सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। तो अगर इन शॉर्ट अगर हम इसको कंक्लूड करें, मार्केटिंग सोसाइटी का काम क्या है सर? जो हमारे प्रोड्यूसर्स ने गुड्स प्रोड्यूस किए, हमारे मींस हमारे मेंबर्स ने, हम उनको सेल करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट्स इट, फिनिश। पॉइंट्स तो भले हम कितने भी बना दें, थीम तो यही कह रही है बेटा, आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मे भी आप में से कुछ बच्चों को याद हो, इन लोगों का काम क्या है सर? मेंबर्स को फंड्स प्रोवाइड करना, और वो भी नॉर्मल रेट्स पे प्रोवाइड करना। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। अब इस सोसाइटी का निर्माण क्यों किया गया सर? मार्केट में क्या होता है, कई बार गलत इंटरेस्ट रेट लेते हैं ह्यूमन बीइंग से, मेंबर से भी। तो हमने एक टीम बना ली कि यहाँ पर हम सबको एश्योर कर रहे हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, इजीली आप आराम से धीरे धीरे पे करते रहें, आपका कहीं पे भी मिस यूज नहीं होगा। नहीं तो अगर आप मार्केट से जाकर अगर लोन लेते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो, बिकॉज अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, सपोज होता है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते नहीं, आपकी फाइल आप मेंटेन करते नहीं, तो आपको मार्केट में, ओपन मार्केट से लोन लेना पड़ेगा, जिसमें जो मनी लेंडर्स हैं बेटा, जो ब्याज का काम करते हैं, इतना जबरदस्त इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि आपके साथ वो ना इंसाफी जैसा होगा। तो इस सोसाइटी का मेन बेनिफिट क्या है? इस प्रॉब्लम से मेंबर्स को बचाना। नंबर 2, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन प्रोवाइड करना। नंबर 3, अगर जब हम ये काम करेंगे तो उससे क्या होगा? उनके अंदर भी एक अच्छी हैबिट डेवलप हो सकती है मेंबर्स के अंदर। ठीक है जी, अच्छी बात है। क्या होता है, मिलकर ही मेंबर्स ही तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पैसा आ कहां से रहा है? इस सोसाइटी के अंदर मेंबर्स ने ही पैसा लगाया। अब इसकी रियलिटी और थोरो नॉलेज चाहिए तो इंटरनेट इज जिंदाबाद, रियल लाइफ के अकॉर्डिंग आप करिए, नॉलेज लीजिए, कोई मना नहीं है बेटा। जितनी नॉलेज लेना चाहे किसी भी चीज की, अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, आप उतना ज्यादा नेट जितना रिसर्च करेंगे उतना और। लेकिन पेपर में फिर भी एक लिमिटेशन है। 11th या 12th की भी बात करें, थ्योरेटिकल लाइफ में वी हैव सम लिमिटेशंस कि इससे ज्यादा बच्चे को अभी पढ़ाएंगे तो वो रियल लाइफ से पूरा ही कनेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वन, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी।
मुझे तो बेटा ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ जो पढ़ाया, आप में से बहुत से बच्चों को ये याद होगा। फार्मिंग सोसाइटी में मेन काम क्या था कि फार्मर्स का भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे हर एक ने अलग अलग अपने अपने टुकड़े में फार्मिंग कर रखी है, ठीक है ना। ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, इसके बाहर जा नहीं सकते, बाउंड्री के बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। हमारी लैंड अगर अच्छी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। क्या किया सोसाइटी ने, मिलकर एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप कर लिया और वहां सबको मिलकर सब डिवीजन कर दिया लैंड का और सबको उनका हिस्सा बांट दिया अच्छे से। सब करो मिलकर खेती, सब मिलकर फार्मिंग करो, फिर लास्ट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अपना प्रोडक्ट सेल करो। सिंपल सी बात है बेटा। तो कितना अच्छा हुआ, एक प्रॉपर फॉर्म दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मिंग सोसाइटी। इट इज वेरी कॉमनली यूज नेम इन इंडिया। फार्मिंग सोसाइटी के थ्रू काफी बेनिफिट्स हुए किसको, फार्मर्स को। हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स लिखा है देखिए नीचे, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू काम हो रहा है बेटा, राइट। पहले अनस्ट्रक्चर्ड था आप कह सकते हैं, अब पूरा स्ट्रक्चर्ड काम हो रहा है बच्चों, राइट। देन और क्या बेनिफिट, इंप्रूव सीड्स। अब सोसाइटी काम कर रही है प्रॉपर तरीके से तो सारी चीजें अच्छी प्रोवाइड करेगी ना, फार्मर्स को एक फैसिलिटी तो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि पूरा सबने नॉलेज उसके अंदर इंप्लीमेंट किया कि कैसे आप प्रॉपर अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकते हो ताकि बेहतर रिजल्ट्स मिले और आपका अच्छा से अच्छा फार्मिंग हो, ताकि आउटपुट अच्छा आएगा तो प्रॉफिट भी सब में इक्वली मींस अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। तो ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी हुआ, एक और अच्छा बहुत अच्छा बेनिफिट मिला फार्मर्स को जब ये सोसाइटी बनाई गई फार्मर्स के लिए, राइट। और लास्ट थर्ड देखिए, प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या होता है, एनीबॉडी? यस बच्चों, एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीजेंट्स? यस यस यस। The last one is cooperative housing society. These societies are formed to provide residential accommodation to their members. These societies purchase a big plot of land, construct flats on that, and sell these flats to its members on installment and easy terms. Some housing cooperatives provide loans also to their members for building houses. These societies are very popular in urban areas. भैया मिलकर मेंबर्स क्या कर रहे हैं भैया कि ये एक एरिया हमने ले लिया, जो जो मेंबर बनना चाहते हैं बन जाइए, हम जिस जिसको आगे घर चाहिए। अब रियल लाइफ में इसके भी रूल्स रेगुलेशंस काफी ज्यादा होंगे, तो उससे हम अभी नहीं पढ़ सकते बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। सो ओनली इतना नॉलेज हम आपको दे रहे हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। नंबर 1 तो क्या है, एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना सर मेंबर्स को। नंबर 2, हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउसेज एट लोअर कॉस्ट। सर ये कैसे पॉसिबल है, ये बताइए, इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउसेज एट लोअर कॉस्ट। सर देखिए, हमने मिलकर सोसाइटी बनाई, मेंबर्स को इकट्ठा किया और उसमें कहा भी जिस जिसको घर खरीदने हैं खरीद लीजिए, हम लोअर रेट पर दे रहे हैं क्योंकि आप मेंबर हैं। तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा, बाकी क्या सभी मेंबर्स खरीद लेंगे? बेटा वो देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर सबने नहीं लिया तो जो कंट्रीब्यूट किया पैसा उसके बदले में बेनिफिट कुछ तो मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट लोअर कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लिखा है। क्या लिखा है सेकंड पॉइंट एग्जैक्टली, हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउसेस एट लोअर कॉस्ट। एंड नंबर 3, उनको कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो इन सोसाइटीज की बात करें तो आपको इंडिया में कई जगह ऐसी सोसाइटी दिख सकती हैं जहां पर मेंबर्स मिलकर पैसा लगा रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं और अपने मेंबर्स को कई प्रकार की फैसिलिटीज दे रहे हैं। बेटा फिनिश। 6 है, 6 के 6 आपके दिमाग में सच में याद रहनी चाहिए विद बेसिक मीनिंग, एटलीस्ट बेसिक मीनिंग के साथ। अब डिफरेंस दे दिया इन्होंने पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नंबर 1 के ऊपर हम आपको वापस से मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि बेटा देखिए, जब हम 12th में पार्टनरशिप पढ़ाते हैं तो हम क्लियरली बच्चों को एक ही बात कहते हैं, प्रैक्टिकली सुनना ध्यान से, ये भी आपको दिखेगा। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस और बताता हूं रिगार्डिंग जीएसटी, हालांकि वो अकाउंट्स का पॉइंट है, जल्दी से सुनना। अगर आप जीएसटी देखेंगे, डीके गोयल बुक जो एक फेमस ऑथर है वो अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और टीएस ग्रेवाल अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप किसमें से किसी बच्चे के पास दोनों रिफ्रेशर है तो आप पागल होने वाले हैं डेफिनेटली। आप कहेंगे सर इससे अच्छा हम जीएसटी छोड़ ही देते हैं। तो अलग अलग ऑथर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी रामायण लगाते हैं, जबकि फैक्ट ये है
बीके गोयल 100% ऑथेंटिक है, जो इंडिया में चल रहा है जीएसटी का प्रचलन उसको पूरा यूज कर रहे हैं। ये बात फैक्ट है, दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, मिनिमम 2, मैक्सिमम इतना 20 या 10, जबकि 12th क्लास में आप क्या पढ़ेंगे कि मैक्सिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कंपनीज एक्ट 2013 पार्टनरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अप टू मैक्सिमम 50, सॉरी 100, कि अगर 100 से ऊपर हो गए मेंबर्स, अगर 100 से ऊपर हो गए मेंबर्स तो वो कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? कंपनी। गॉट इट। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए क्या दिख रहा है, मिनिमम 2 तो हमेशा एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ये पुराने रूल्स थे। और कोई भी नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं तो 20, ये भी पुराने रूल्स थे। नए रूल्स क्या आ चुके हैं कि 100 कैन बी मैक्सिमम एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। कोई बात नहीं, आई विल अपडेट यू बाय मंडे, बट ठीक है, हम 100 लिखेंगे तो भी मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि अकाउंट्स और बिजनेस अलग नहीं है। अकाउंट्स में भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस में भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वहां जब हम आपको 100 मैक्सिमम कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पार्टनरशिप को कि 100 से ऊपर मेंबर होते ही आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बाय दिस साइड वी कैन से हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तक 100% कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब मंडे से स्पीडली जॉइंट स्टॉक कंपनी हमें स्टार्ट करना है, राइट स्टूडेंट्स। और उससे पहले एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, ताकि हम बिजनेस स्टडीज का जो कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हार्ड लग रहा है, बाउंसर्स आ रहा है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कुछ डिफरेंट करूं ऑन मंडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट्स बनाते रहिए, स्टडी करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, कोशिश कीजिए जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है डाउट पूछिए, कोई इश्यूज नहीं है बेटा। बाय बाय, मिलते हैं अकाउंट्स की क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।